दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक के ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हरियाणा के अंदर चुनाव में जैसे-जैसे उम्मीदवारों की लिस्ट आती जा रही है वैसे-वैसे जो चुनावी माहौल है वो गर्म होता जा रहा है और हर पार्टी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत लगा रही है। कोई किसी से गठजोड़ कर रहा है, कोई किसी से गठजोड़ कर रहा है, कोई किसी उम्मीदवार के साथ सेटिंग कर रहा है, कोई किसी को ज्वाइन करवा रहा है। तो ये इस तरह का माहौल चला हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, सभी पार्टियों के अंदर। लेकिन इस चुनाव में दोस्तों रिजल्ट है ना वो पहले से ही डिक्लेयर हो चुका है, पहले से जनता जानती है कि क्या होने जा रहा है। और इस चुनाव में दोस्तों कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से जीत नजर आ रही है और बीजेपी की जो है ना वो करारी शिकस्त नजर आने लग रही है। और बाकी जो पार्टियां हैं उनको मुझे नहीं लगता है कि उनको एक एक दो दो सीट भी मिल पाएंगे, लेकिन खैर मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन मेन मुद्दा है कि दो पक्षीय चुनाव है, कांग्रेस का और बीजेपी का मुकाबला है इसके अंदर। अब दोस्तों सवाल ये होता है कि कांग्रेस की सॉरी बीजेपी की इतनी करारी शिकस्त क्यों होने लग रही है, क्या ऐसी वजह है और क्या ऐसा संभव है कि इस हारी हुई बाजी को बीजेपी जीत में बदल दे। अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखें और पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो अब की बार ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को इस मामले में कोई सफलता मिलेगी। लेकिन मैंने जहां तक इसका गहन अध्ययन करने का प्रयास किया है, उन कारणों को जानने का प्रयास किया है कि कौन सी वो वजह थी जिनसे इतनी कड़वाहट बीजेपी के प्रति लोगों के मन में आई और क्या ऐसे समाधान हो सकते हैं कि अब भी इतने नजदीक जाके भी अगर कुछ कदम उठाए जाएं तो बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन सकती है और बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है। लेकिन मैं इन कारणों को बताऊं दोस्तों, उससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर 10 साल में बीजेपी ने ऐसे क्या कार्य किए जिनके कारण इतनी ज्यादा कड़वाहट हरियाणा की जनता में उसके प्रति हुई। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अब की बार इन 10 सालों में जो कड़वाहट बीजेपी की हुई, बीजेपी के जो कार्यकलाप थे उनके कारण लोगों का जो मन है वो उल्टा हटा बीजेपी से। अन्यथा 10 साल में कांग्रेस ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि जनता ने उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की हो, आदर प्रकट किया हो कि हरियाणा की प्रदेश के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने ये किया या फिर कांग्रेस की पार्टी हाईकमान ने किया। ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर बिल्कुल वही परिस्थितियां दोहराई जा रही है जो 2014 में बीजेपी और कांग्रेस का जो सेंटर में मुकाबला था उसकी वजह से। 2009 से लेकर 2014 तक दोस्तों इतने कुकर्म किए कांग्रेस ने, इतने कुकर्म किए कि पूरे देश की जनता का मन खराब हो गया और उन्होंने कांग्रेस को सुलटाने का मन बना लिया था। अन्यथा नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया था जिससे ये लगे कि इन्होंने देश के लिए ये कार्य किया। बस कांग्रेस को हटाना था, नरेंद्र मोदी का उदय होना था और लोगों की इसी उसके कारण नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और बीजेपी जो है ना वो भारी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में आई। और उसी के प्रभाव से हरियाणा के अंदर भी जब अक्टूबर 2014 में चुनाव हुए तो लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा को, कांग्रेस सरकार को हराना था, इसलिए और कोई पार्टी उसको नजर आ नहीं रही थी, इसलिए बीजेपी उस चुनाव में अपनी बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज गड़बड़ होगी। हरियाणा के अंदर ये बात ठीक है कि आंकड़ों की अगर बाजीगारी देखी जाए तो हरियाणा में जो जाट कम्युनिटी है वो 20-22% है। लेकिन हकीकत में जो जाट कम्युनिटी का प्रभाव है ना वो 50% सीटों पर है और 50% सीटों के ऊपर जो जाट है ना वो डिसाइडिंग फैक्टर है। अब ये जो आंकड़े हैं ये जैसे ही बीजेपी का राज आया तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, जो आदरणीय ब्यूरोक्रेट्स हैं जो किसी भी सरकार को पलट सकते हैं, किसी भी सरकार को बनवा सकते हैं, तो वो ड्राइंग रूम की राजनीति करती है और उन्होंने कागजों के ऊपर बीजेपी को और मनोहर लाल खट्टर को ये दिखाया कि हरियाणा के अंदर जो जाट कम्युनिटी है वो सिर्फ उनकी जो वोट प्रतिशत है वो मात्र 20-21% है, तो इसलिए उनकी इतनी ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब 2014 में मनोहर लाल खट्टर को नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनाया तो पूरे प्रदेश की जनता एकदम से हैरान रह गई। क्यों? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी ने कभी पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा था,
गैर राजनीतिक आदमी थे, आरएसएस की विचारधारा के आदमी थे, राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपनी दोस्ती को निभाने के लिए और अपना यशमैन एक सीट के ऊपर, गद्दी के ऊपर बैठाने के लिए, प्रदेश की गद्दी पर बैठाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया मनोहर लाल खट्टर जी को। लेकिन जो जाट कम्युनिटी थी ना, उसको ये बात हजम नहीं हुई। लेकिन फिर भी अब क्योंकि मामला प्रदेश का था, इसलिए जाट कम्युनिटी ने उसको, पद को और मनोहर लाल खट्टर जी को स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने जो आंकड़ों की जो बाजी करी है, वो दिमाग में ऐसी बैठा दी मनोहर सरकार के और मनोहर लाल खट्टर के दिमाग में कि जाट तो है ही नहीं, सिर्फ 20-21% ये कर क्या लेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि जाटों के खिलाफ जो फैसले आने लगे वो मनोहर लाल खट्टर सरकार के आने लगे। और उसका सबसे जो पहला जो उदाहरण था वो था हरियाणा के अंदर जो जाट है ना, वो आरक्षण की डिमांड कर रहे थे काफी टाइम से। लेकिन उस आरक्षण की डिमांड को बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया, न केंद्रीय हाईकमान ने, न स्टेट हाईकमान ने उसको स्वीकार किया। इससे जाट कम्युनिटी, जो कि एक दबंग कम्युनिटी मानी जाती है हरियाणा के अंदर, उसने आंदोलन की राह पकड़ ली। और इस आंदोलन के अंदर, हर आंदोलन में, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जिनका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं होता, किसी भी कम्युनिटी से कोई संबंध नहीं होता। वो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं कि कब इस तरह के मौके लगे और वो लूटपाट करें। और उन असामाजिक तत्वों ने वही इस आरक्षण में भी किया, जाट आंदोलन में भी किया, और उसका सीधा एलिगेशन हरियाणा सरकार ने जाटों के सिर पर लगा दिया और सैकड़ों जाट कम्युनिटी के बच्चों को जेल के अंदर कर दिया। और वो आज भी उनका जो जीवन है वो जेलों के अंदर बीतने लग रहा है। कोई भी सरकार है इस तरह की, जब पूरे समाज के इस तरह का आंदोलन होता है तो लगभग उसके जितने वो पकड़े जाते हैं, नेता पकड़े जाते हैं, अमूमन उनको माफ कर देती है। लेकिन मनोहर सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जाट कम्युनिटी के जितने बच्चे थे वो आज भी जेलों में पड़े हुए, आज भी उनकी जिंदगी खराब हो चुकी है। ये पहला ऐसा कारण था दोस्तों जिससे जाट कम्युनिटी में और पंजाबी कम्युनिटी में दरार उत्पन्न हुई, अविश्वास की दरार उत्पन्न हुई। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए मनोहर सरकार ने, आपको याद होगा, राम कुमार सैनी को जाटों के खिलाफ उतार दिया। और उसने इतना ज्यादा जहर उगला जाट कम्युनिटी के अंदर कि पूरे प्रदेश का जो माहौल था वो जहर जैसा जहरीला हो गया। और बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया। इसके सबूत ये था कि जब राजकुमार सैनी ने रैली की थी तो उसमें बीजेपी ने अपने नुमाइंदे की तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह को उस रैली में सम्मिलित किया था कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर सके। इससे जो अविश्वास की जो खाई थी वो दोस्तों और ज्यादा चौड़ी होने लगी। और दूसरा, जाट बनाम जो 35 बिरादरी का नारा दिया गया, उससे तो वातावरण में इतना ज्यादा खराब हो गया कि ये हमेशा के लिए ये हो गया कि जाट कम्युनिटी और जो 35 कम्युनिटी है वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती। इसको हवा दी थी बीजेपी ने। लेकिन खैर, अब 2019 का चुनाव आ गया। लेकिन इस आंदोलन में एक चीज और मैं कहूंगा कि जहां जाट बच्चों को जेल में डाला गया, वहीं पर जो दुकानें लूटी गई थी, चाहे वो पंजाबी कम्युनिटी की थी या दूसरी कम्युनिटी की थी, वहां पर 10-10 गुना ज्यादा मुआवजा दिया गया उनको पीड़ित बता के। और ऐसे भी केस हुए कि जब इतना ज्यादा मुआवजा दिखाया मिलने लगा तो लोगों ने सामान निकाल के बाद में अपनी दुकानों में आग लगाई और वो जो मुआवजा था वो 10 गुना तक मुआवजा सरकार से वसूला। तो ये जाट कम्युनिटी के लिए ऐसा फैक्टर था कि वो हमेशा के लिए बीजेपी से दूर होगी। और 2019 के जब चुनाव आए तो हरियाणा की जो जनता थी, विशेष रूप से जो जाट कम्युनिटी थी, उन्होंने अपना फैसला दिया मनोहर सरकार के खिलाफ। लेकिन उसी टाइम जो नया नया उदय हुआ था वो दुष्यंत चौटाला का हुआ था और हरियाणा की जनता को उनमें संभावनाएं दिखाई दी, एक अल्टरनेट दिखाई दिया। और उसी अल्टरनेट के कारण उन्होंने 10 सीटें दुष्यंत चौटाला की झोली में डाल दी, जबकि उन्होंने थोड़े दिन पहले ही जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का निर्माण किया था। लेकिन फिर भी लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया। लेकिन मनोहर सरकार के खिलाफ जो जनमत दिया था ना, वो जनमत की अनदेखी करते हुए दुष्यंत चौटाला के अंदर सत्ता की मलाई खाने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि उन्होंने जनमत का भी अनादर किया, जाट कम्युनिटी का भी अनादर किया और बिना शर्त के बीजेपी को समर्थन दिया। और उसकी सरकार, मनोहर सरकार बनी और मनोहर लाल खट्टर जी थे वो फिर से मुख्यमंत्री दूसरी बार बने।
ये पहला चांस था जब जाट कम्युनिटी ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया, हरियाणा की जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। अब हम अगर बात करें मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल की, तो दूसरे कार्यकाल में मनोहर सरकार के जो फैसले थे, वो प्रदेश के पूरे प्रदेश के हित के लिए नहीं थे, बल्कि सिर्फ बजट बचाना, लोगों को बेरोजगार करना, अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई ना करना, हर विभाग से जितनी पोस्ट थी उनको खाली करना, जो रिटायर हुए थे उनको नए भरना, और युवाओं में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी थी उसको और ज्यादा बेरोजगारी को बढ़ाना। ऐसे तमाम मुद्दे थे जिनकी चर्चा मैं आगे करूंगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि उन विषयों पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन आज मेरा कहने का तात्पर्य कुछ और है। ये बताना है कि आज अगर बीजेपी, अब जब बीजेपी का सुपड़ा साफ होने की संभावना नजर आ रही है, तो भी कुछ ऐसे कदम है, अगर केंद्रीय सरकार, केंद्रीय बीजेपी हाईकमान अगर वे कदम उठाए, तो मुझे यकीन है कि फिर से तीसरी बार मनोहर लाल की जो सरकार है मनोहर लाल की नहीं, बीजेपी की सरकार बन सकती है, और बीजेपी को तीसरी बार हैट्रिक बनाने का मौका मिल सकता है। तो वो क्या कारण है दोस्तों, मैं सिर्फ आज एक कारण की चर्चा करूंगा और एक उसके समाधान की चर्चा करूंगा। बाकी के इतने ज्यादा है कि आज कई घंटे की वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसको किस्तों में आपके सामने वो तमाम पहलू बताऊंगा कि जिनका, अगर बीजेपी जिनके ऊपर आज भी चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी अगर उन कदमों को उठाए, तो बीजेपी कम से कम 50 सीटें आराम से ले सकती है। तो उनमें जो सबसे पहला कारण जो मुझे नजर आया, वो है मनोहर लाल खट्टर। आज जब बीजेपी की इतनी एंटी इनकमेंसी सेंट्रल हाईकमान को दिखाई दी, तो उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर जब ये देखा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ है ना वो कड़वाहट ज्यादा है, तो उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को सीएम के पद से हटा दिया और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, और उनको लोकसभा का चुनाव जीताकर उनको संसद में बुलाया। लेकिन ये आज भी बच्चे बच्चे को पता है कि प्रत्यक्ष रूप से भले ही नायब सैनी जी हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, लेकिन पर्दे के पीछे असली मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही है आज भी। और बीजेपी के इस कदम से हरियाणा की जनता को दूसरी बार ठगा हुआ महसूस फील हो रहा है, और उसको ये लग रहा है कि जिस मनोहर लाल खट्टर को हटाने के लिए इतनी ज्यादा कड़वाहट वो थे, मन बना चुके थे मतदाता, आज भी वही मनोहर लाल खट्टर आज भी वो निर्णय लेने लग रहा है। तो सबसे पहला कदम मेरे हिसाब से जो बीजेपी को उठाना चाहिए आचार संहिता के बाद भी, वो ये है कि प्रदेश की वो कम्युनिटी जो बीजेपी की के सरकार के अगेंस्ट है उसको मनाने का प्रयास करना चाहिए। और वो कम्युनिटी सिर्फ आज के दिन जाट कम्युनिटी ही नहीं है, आज के अंदर जो दलित समुदाय है वो भी बीजेपी से नाराज हो चुका है, और ये बीजेपी इस चीज को जानती है कि जाटों के अलावा जो दलित समुदाय है वो भी बीजेपी के खिलाफ हो चुका है, और जाट और दलित एक हो चुके हैं। इसलिए दोनों ही जातियों को साधने का मेरे नजरिए से बीजेपी के पास सिर्फ एक ही समाधान है, और वो है जाट कम्युनिटी का जो मुख्यमंत्री है ना, उसके नेतृत्व में उसको नाम डिक्लेयर करके कि इसके मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके नीचे चुनाव लड़ा जाए। तो ये एक पहला बड़ा कदम होगा जो जाट कम्युनिटी को साध सकता है। क्योंकि आज भूपेंद्र हुड्डा है वो जाट कम्युनिटी से ही आते हैं, और जाट इस हद तक इकट्ठे हो चुके हैं कि उसमें जेजेपी या इनेलो के प्रति भी कोई भी गुंजाइश नहीं है। वो जानते हैं कि अगर एक हुए तो बीजेपी हारेगी, और अगर वोट बटे तो बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। इसलिए बीजेपी को चाहिए कि सबसे पहले तो जाटों की नाराजगी दूर करे। अब दूसरे नंबर पे जो दलित समुदाय है उनको साधने के लिए क्या करना चाहिए बीजेपी को, तो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया वो ये है कि उप मुख्यमंत्री दलित समुदाय के किसी व्यक्ति को घोषित किया जाए, तो उससे दलित समुदाय है उनकी नाराजगी भी दूर होगी और वो बीजेपी की तरफ वापस लौटने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक फैक्टर को हम इनकार नहीं कर सकते, उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, और वो है पंजाबी कम्युनिटी। तो एक मुख्यमंत्री अगर उप मुख्यमंत्री अगर पंजाबी कम्युनिटी से भी घोषित कर दिया जाए, ऐसे बहुत से नेता हैं जो पंजाबी कम्युनिटी से और जो योग्य व्यक्ति हैं, तो उनमें से अगर उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए तो
पंजाबी कम्युनिटी भी जो कुछ हद तक नाराज है, उनके कुछ वोटर नाराज हैं, वो भी वापस से बीजेपी की तरफ मुड़ेंगे और बीजेपी को वोट देंगे और उससे यकीनन बीजेपी की सीटों के अंदर बढ़ोतरी होगी। और ये सिर्फ एक फैक्टर है दोस्तों, लेकिन मैं अगले सभी फैक्टरों के बारे में चर्चा करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज सिर्फ एक ही फैक्टर की चर्चा करूंगा। अगर चुनाव आचार संहिता के बाद भी ये चीज आराम से हो सकती है और केंद्रीय जो हाईकमान है, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी तो वैसे ही चाणक्य हैं, और अगर वो इस फैक्टर पे ध्यान दें तो मुझे नहीं लगता कि जाटों की नाराजगी को, क्योंकि जाट एक सरल स्वभाव के होते हैं और थोड़ी सी बात के ऊपर ही वो खुश हो जाते हैं। अगर बीजेपी जाट कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करती है तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरी की पूरी जाट कम्युनिटी बीजेपी की तरफ आ सकती है। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने या गांधी परिवार ने हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके ये कह सकें कि भूपेंद्र हुड्डा का साथ देंगे ही देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ बीजेपी के प्रति कड़वाहट है तो भूपेंद्र हुड्डा को वोट मिलेंगे। और अगर जाटों की कम्युनिटी जो है, अगर उनका मुख्यमंत्री होता है तो चाहे कोई भी हो, बीजेपी के अंदर कई जाट नेता हैं, योग्य हैं, तजुर्बेकार हैं, वफादार हैं बीजेपी के प्रति, अगर वो जाट कम्युनिटी को भी मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 200% मुझे यकीन है कि पूरी की पूरी जाट कम्युनिटी ना वो बीजेपी की तरफ हो सकती है। क्योंकि उनको ये लगेगा कि हमारा मुख्यमंत्री है वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारी सुनेगा और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेगा। तो दोस्तों आज के दिन में सिर्फ एक फैक्टर की चर्चा करूंगा, मुझे यकीन है कि आपको भी ये बात समझ आई होगी और पार्टी के जो नेता उनको भी ये बात समझ में आएगी। अगले जितने समस्या उनको अगले भागों में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग मेरी विचारधारा से सहमत हैं तो आप मुझे बताएं कि मेरा ये सोचना ठीक है या नहीं है, और अगर मैं गलत हूं तो वो भी कमेंट करके बताएं मेरे वीडियो के ऊपर कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। इससे नाराजगी बीजेपी के प्रति जो नाराजगी है लोगों की वो दूर हो सकती है। लेकिन मेरी जो समझ में आ रहा है, मेरे अपने पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर वो यही नजर आ रहा है कि अगर ये पहला स्टेप उठाया जाए तो पार्टी को, बीजेपी को फायदा होगा ही होगा। बाकी अगले कदमों की चर्चा मैं अगले अपने वीडियो में करूंगा। और आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो पर कमेंट करें और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपको इसी तरह के वीडियो भेजता रहूं, आपको दिखाता रहूं। इसके एक बार इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।